तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना, लेकिन भारत में कंपनियों के विलय अभी भी जाम में है। फास्ट ट्रैक कानून बना, पर एनसीएलटी और सरकारी तंत्र की देरी बड़ी बाधा बनी हुई है। क्या यही कारण है कि छोटे सौदे गायब हो रहे हैं और बड़े सौदे भी देर से हो रहे हैं? भारत में एम एंड ए यानी कि विलय और अधिग्रहण तो बढ़ रहे हैं, लेकिन डील्स जो है धीरे धीरे कम हो रही हैं। यानी कंपनियां बड़ी तो हो रही हैं, पर शेयर धारक और निवेशक महीनों इंतजार कर रहे हैं। एनसीएलटी बोटलनेक हिंडर्स इंडिया एम&ए बूम, गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक फ्रेमवर्क इग्नोर्स द रियल प्रॉब्लम। एनसीएलटी जो है वो मुख्य बोटलनेक है। कानून कहता है विलय 3-4 महीने में पूरा होना चाहिए, परंतु वास्तविक समय जो है 13 से 16 महीने लग रहा है। ज्यादातर केस अंत में मंजूर हो जाते हैं, पर जो प्रोसीजरल डेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, केस काफी लंबा हो जाता है। और इसके साथ ही फास्ट ट्रैक मर्जर रूल्स जो है 2025 वो इनके लिए बने हुए हैं, मतलब उसको रिफॉर्म्स बताया गया है, लेकिन वो उतने अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पा रहे हैं। सरकार ने फास्ट ट्रैक को बनाया है, पर प्रॉब्लम का बड़ा हिस्सा अभी भी मुख्य ट्रैक पर रेगुलेशंस में है, मुख्य ट्रैक और रेगुलेशंस में है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? भारत में एम&ए मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का आकार बढ़ रहा है, लेकिन डील क्लोजर की गति घट रही है। Q3 2025 में डील वैल्यू $14 बिलियन, 50% ऑफ YoY वृद्धि हो रही है, पर डील्स की संख्या अभी तक घटी है। इसका प्रमुख कारण है एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में बढ़ती देरी। तो बेसिकली कंपनी में शेयर धारकों की संख्या बढ़ रही है, मतलब शेयर धारकों की संख्या कम हो रही है, लेकिन जो कंपनियों के आकार है वो बढ़ रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। India M&A market saw $40 billion in Q3 2025 from fewer, larger deals. However, the NCLT is a bottleneck, prolonging merger approvals to over a year due to procedural delays and regulator observations, not case complexity. While new reforms expand fast-track mergers, the main approval track is underlying regulatory issues largely remain unaddressed. तो basically जो डिले हो रहा है, प्रोसीजर करने में जो डिले हो रहा है, उसके कारण जो है ऐसा हो रहा है। और इसके साथ ही एनसीएलटी के जो कानून हैं वो भी सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहे हैं। जो नए रिफॉर्म्स हैं वो तो उसकी वजह से फास्ट ट्रैक तो मर्ज हो रहा है, लेकिन जो मेन अप्रूवल ट्रैक है वो अभी भी अनएड्रेस है, बड़ा मुद्दा बना हुआ है। M&A का आर्थिक महत्व क्या है? शेयरधारकों को वास्तविक एग्जिट प्रदान करता है, कंपनियों को आकार बढ़ाने, लागत घटाने और प्रतिस्पर्धी बनने में मदद भी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश आकर्षण में अहम भूमिका निभाता है। तो इसका बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी अहम भूमिका निभाता है, और भारत वैसे भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफी सारे कानून बना रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करें। $7.3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए कॉरपोरेट पुनर्गठन अनिवार्य है। मतलब अगर हमें इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो उसके लिए कॉरपोरेट पुनर्गठन जो है वो अनिवार्य है। एनसीईआरटी की भूमिका क्या है और अपेक्षित टाइमलाइन क्या है? आदर्श प्रक्रिया कानून के अनुसार 90 से 120 दिनों में हो जानी चाहिए, मतलब कम से कम 3-4 महीने में हो जानी चाहिए। फर्स्ट मोशन जो है उसमें बैठक और वोटिंग की अनुमति होती है, 30 दिन में नियामकों की आपत्तियां जो है वो मिल जानी चाहिए, और फिर सेकंड मोशन जो कि मोशन होता है अंतिम स्वीकृति उसमें मिल जानी चाहिए। तो इस तरीके से इसका टाइमलाइन जो है, अपेक्षित टाइमलाइन जो है बहुत कम है, मतलब इतने कम समय में प्रोसीजर पूरा हो जाना चाहिए केस का। NCLT merger timeline, where the months go, typical time of sanction cases। तो बेसिकली फर्स्ट 3 मंथ में अप्रोक्स हो जाना चाहिए फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज 2 मंथ्स में, और फिर थर्ड स्टेज 8 मंथ्स में। इतना समय लग रहा है, 13 महीने लग रहे हैं, जो कि कम से कम 90 से 120 दिनों में हो जाना चाहिए। वास्तविक स्थिति क्या है? औसत समय 13 से 16 महीने लग रहा है, और 25% मामलों में तो 90 महीने से यानी कि 19 महीनों से भी अधिक लग रहा है। तो अगर हम देखें
ड्यूरेशन देखें कि किस शहर में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, तो बेंगलुरु में 19 महीने लग रहे हैं लगभग, चंडीगढ़ में 17, न्यू दिल्ली में 16, प्रयागराज में 14, चेन्नई में 13, मुंबई और कोलकाता में 12, हैदराबाद और अहमदाबाद में 10। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है केसेस को सोल्व होने में, लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय लग रहा है इन केसेस को सोल्व होने में। और इसके साथ ही एनसीएलटी जो है उसका मतलब प्रोसीजर काफी स्लो चल रहा है, काफी वीक चल रहा है। संस्थागत असमानता, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इशू क्या है? अलग अलग एनसीईआरटी बेंच में भारी अंतर है। बेंगलुरु में 20 महीने, जो कि 87% मामले एक वर्ष से भी ज्यादा के हैं। अहमदाबाद और हैदराबाद में 10 महीने लग रहे हैं। तो इस तरीके से इतना इतना लंबा समय लग रहा है, जहां केवल 90 से 120 दिन लगने चाहिए। सेम कानून है लेकिन आउटकम्स जो है डिफरेंट आ रहे हैं। इसका मतलब है गवर्नेंस फेल्यूर, मतलब हमारे इंडिया में जो गवर्नेंस है वो फेल हो चुकी है। जो कानून है या फिर जो कानून जो बनाए जाते हैं, यानी कि केसेस जितने टाइम में सॉल्व होने चाहिए उससे काफी ज्यादा लंबा टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब है कि गवर्नेंस जो है फेलियर हो चुका है पूरे तरीके से। हर जगह कानून सेम है लेकिन उसको किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, और इसी वजह से आउटकम्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि परिणाम जो है अलग अलग आ रहे हैं। और इसकी एक ही वजह है कि गवर्नेंस जो है वो फेल हो चुकी है, वरना इतना ज्यादा लंबा समय नहीं लगना चाहिए था। क्या जटिलता कारण है? मतलब जटिलता जो है वो इसका कारण नहीं है। सरल विलय है, कंपोजिट स्कीम है, डीमर्जर, सभी में लगभग समान देरी ही हो रही है। कोई भी चीज हो उसी में समान देरी ही हो रही है, फिर चाहे वो इजी तरीके से विलय हो जाए, कंपोजिट स्कीम्स हो या फिर डीमर्जर हो। इसे हमें क्या संकेत मिलता है? समस्या न्यायिक नहीं है, प्रक्रियागत है। मतलब कानून में कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यायिक प्रॉब्लम नहीं है, न्याय सही बना हुआ है, लेकिन प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर जो है वो सही तरीके से काम नहीं करना। असली बोटलनेक कहाँ है? ये कोर प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो प्रक्रिया है, प्रोसीजरल डिले है, वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से समय काफी लंबा चला जाता है। तो बेसिकली यही समस्या असली है। नियामकीय देरी, रेगुलेटरी ओवररीच, 30% मामलों में नियामकों की आपत्तियां हैं। बिना आपत्ति के 11 महीने और आपत्ति के साथ 17 महीने लग जा रहे हैं। प्रमुख नियामक है रीजनल डायरेक्टर एमसीए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आरओसी। तो ये जो है प्रमुख नियामक है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा समय लग रहा है, 11 से 17 महीने आम खास। इसका परिणाम क्या हुआ? 92% स्कीम अंततः स्वीकृत हो गई, केवल 1% खारिज हुई है। देरी सार्थक जांच नहीं, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है। तो इस तरीके से एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। सरकार का समाधान क्या है? सरकार ने समाधान निकाला है फास्ट ट्रैक मर्जर का। कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2025, निम्न को एनसीएलटी से छूट मिलेगी, यानी कि 200 करोड़ रुपए से कम उधार वाली अनलिस्टेड कंपनियों को छूट मिलेगी। होल्डिंग सब्सिडरी मर्जर उनको, फेलो सब्सिडरी रिस्ट्रक्चरिंग, और इसके साथ ही अप्रूवल सीधे रीजनल डायरेक्टर से लिया जा सकता है। तो इनको काफी छूट भी मिलेगी, जो नया 2025 का कानून आया है, और इसको फास्ट ट्रैक मर्जर बोला जा रहा है। क्या फास्ट ट्रैक मर्जर जो है वो पर्याप्त है? क्या ये सॉल्यूशन पर्याप्त है? इसके सकारात्मक पहलू हैं कि छोटे और समूह के मामलों में तेजी हुई है, मतलब जैसा कि वो 200 करोड़ था, तो 200 करोड़ रुपए वाली अनलिस्टेड कंपनियां हैं या फिर जो छोटी कंपनियां, छोटे मामले हैं, उनमें तो ये इजी हुआ है, और इसके साथ ही एनसीएलटी पर बोझ भी कम हुआ है। लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। शेयर धारक बैठक बचाने से केवल 2 महीने की बचत, शेयर धारकों की बैठक बचाने से केवल 2 महीने की बचत होती है, और नियामक आपत्तियां बचाने से 5 से 6 महीने की बचत होती है। केवल 7 रीजनल डायरेक्टर हैं पूरे देश के लिए। तो ये काफी बड़ा इशू है, क्योंकि रीजनल डायरेक्टर हैं वो कम है। क्यू हटाने की बजाय शिफ्ट होने का खतरा है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप, जो मान लीजिए कोई लंबी लाइन लगी हुई है, अगर आप इसमें से कुछ लोगों को कम कर दोगे, वापस भेज दोगे, तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, वो फिर से किसी और दिन मुद्दा खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी प्रॉब्लम, लेकिन पूरे तरीके से खत्म नहीं होगी। संवैधानिक शासन से जुड़े मुद्दे क्या हैं? ट्रिब्यूनलाइजेशन का संकट है, न्यायिक स्वतंत्रता बनाम कार्यपालिका का हस्तक्षेप है यहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है एनसीएलटी को केवल रबर स्टैंप नहीं बनना चाहिए, जब 92% मामलों में मंजूरी मिलती है तो डिले विदाउट वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आया है कि एनसीएलटी जो है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसको रबर स्टैंप नहीं बनना चाहिए कि जो डायरेक्टर ने कह दिया वही बात सही है।
इसको खुद के मतलब स्वतंत्रता से चलना चाहिए, न्यायिक स्वतंत्रता के साथ ही से काम करना चाहिए, कार्यपालिका का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और 92% मामलों में मंजूरी मिलती है, उसको डिले नहीं करना चाहिए विदाउट वैल्यूएशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? निवेशकों में अनिश्चितता, तो जो निवेशक होते हैं उनमें काफी अनिश्चितता आ जाएगी और छोटे सौदे जो है वो हतोत्साहित होंगे, मतलब कि उनके अंदर उत्साह कम होगा। भारत की तुलना में सिंगापुर यूके में 3 से 6 महीने में मर्जर हो जाता है, विलय हो जाता है, लेकिन भारत में इतना ज्यादा लंबा समय क्यों लग रहा है? भारत की रेगुलेटरी क्रेडिबिलिटी है जो उस पर काफी असर पड़ेगा इसका। अगर हम वे फॉरवर्ड देखें आगे का रास्ता, तो नियामकों के लिए कठोर 30 दिन समय सीमा होनी होनी चाहिए डीम्ड क्लियरेंस के साथ। इसके साथ ही एनसीईआरटी में बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एनसीईआरटी में जैसा कि हमने देखा कि 7 ही बेंच हैं या 7 ही हैं, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशंस को रिस्क बेस्ड बनाना होगा, सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने होंगे और इसके साथ ही पोस्ट मर्जर ऑडिट या प्री मर्जर स्क्रूटनी को कम करना होगा। इस तरीके से ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, अगर इसकी वजह से एनसीईआरटी और उसके डिसीजंस में समय सीमा में कुछ कमी की जा सकती है। निष्कर्ष क्या है? भारत ने फास्ट ट्रैक बना लिए हैं लेकिन मेन ट्रैक अभी भी टूटा हुआ है, मतलब सॉल्यूशन तो ढूंढ लिया है लेकिन फिर भी उसको अप्लाई कितना होगा उसका पता चलेगा। जब तक एनसीएलटी और नियामक संस्कृति नहीं सुधरेगी तब तक बड़े सपनों की अर्थव्यवस्था छोटी प्रक्रियाओं में अटकी रहेगी, मतलब कि जब तक ये एनसीएलटी और इस प्रकार की छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी तब तक हम कब तक सपना देख सकते हैं कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही हैं। तो ये जो एनसीएलटी है ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक।